अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की खास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरें। कांग्रेस ने चारशंबे को कन्याकुमारी से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की। यात्रा कश्मीर तक जाएगी। राहुल गांधी ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए यात्रा के बारे में लोगों को जानकारी दी। उन्होंने कहा कि न्यूज़ चैनलों पर दिन भर वजीर आज़म नरेंद्र मोदी को दिखाया जाता है, हम लोगों को कोई नहीं दिखाता, इसीलिए हम यात्रा निकाल रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि एक शख्स के हाथ में करोड़ों लोगों का मुस्तकबिल है और वो उसे संवारने के बजाय अपोजिशन को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और CBI का डर दिखाता है। उन्होंने आगे कहा कि हम फिर गुलामी के दौर में जा रहे हैं। पहले एक ईस्ट इंडिया कंपनी मुल्क पर राज करती थी, अब 3-4 कंपनियां ये काम कर रही हैं। राहुल गांधी के अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे, KC वेणुगोपाल, दिग्विजय सिंह, अशोक गहलोत, भूपेश बघेल और योगेंद्र यादव ने भी इस इजलास को मुखातिब किया। राहुल गांधी चारशंबे की सुबह श्री पेरम्बदूर में उनके वालिद राजीव गांधी के स्मारक पर जाकर उन्हें खिराज अकीदत पेश किया। वहां राहुल ने कहा कि नफरत की वजह से मैंने अपने वालिद को खोया, लेकिन अब मुल्क नहीं खो सकता। राहुल करीब 1.5 घंटे तक श्री पेरम्बदूर में रहे। वहीं पर 1991 में राजीव गांधी का कत्ल किया गया था। भारत जोड़ो यात्रा तमिलनाडु के कन्याकुमारी से केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, UP, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब होते हुए कश्मीर तक जाएगी। राहुल की यह यात्रा करीब 3570 किलोमीटर की है। इस यात्रा के जरिए कांग्रेस 372 लोकसभा सीटों पर फोकस कर रही है। In exchange, the Prime Minister carries out policies that are in their interest. Monetization, a flawed GST, the 3 anti-farmer laws, these are all designed to help the same few business people. The idea is very similar to what the British used to do. Fight India, make Indians fight with each other, and then steal from the Indian people. Those days it used to be called the East India Company. It was one big company that controlled the whole of India. Today there are 3-4 big companies that control the whole of India. Things like demonetization, GST, the 3 farm laws, these are designed to take away from the future of India. Jobs are created by small and medium businesses. Jobs are created by our farmers. Today, small and medium businesses have been crippled by BJP's policies. Farmers are barely surviving. The result is, it is impossible for India to create jobs for its youngsters. While our youngsters cannot earn, the prices keep going up. And so we are heading into bad times. It is very important that we bring the people of India together. ஒருமுகப்படுத்துவதையும் அவர்கள் ஒன்றாக செயல்படுத்துவதையும் நாம் செய்து காட்ட வேண்டிய தருணம் இப்பொழுது வந்திருக்கிறது. And that is the aim of the Bharat Jodo Yatra. कांग्रेस ने कहा है कि मुल्क में नफरत का माहौल है और अगर हालात बेहतर नहीं हुए तो खाना जंगी जैसी सूरत हाल पैदा हो सकती है।
कांग्रेस के सीनियर लीडर और राजस्थान के वज़ीर आला अशोक गहलोत, सीनियर लीडर दिग्विजय सिंह और कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के सरबराह जयराम रमेश ने भारत जोड़ो यात्रा के आगाज से पहले मीडिया से मुश्तरका तौर पर खिताब करते हुए कहा कि मुल्क में नफरत का माहौल खत्म करने और सबको आपस में जोड़ने के लिए भारत जोड़ो यात्रा का इनेकाद किया जा रहा है और वो उम्मीद करते हैं कि इस यात्रा से इस माहौल को कम किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि अगर ऐसी कोशिशें करके नफरत के माहौल में बेहतरी ना की गई तो मुल्क में खाना जंगी जैसी सूरत हाल पैदा हो सकती है। अपील करें देशवासियों से कि देश पूरे में प्रेम, भाईचारा, सद्भावना होनी चाहिए और मैं किसी कीमत पर हिंसा को बर्दाश्त नहीं करूंगा। आज तक उन्होंने ये बात नहीं कही है और आप देखते हैं कि ध्रुवीकरण इतना बड़ा हो चुका है देश के अंदर कि जातियों में, वर्ग में, धर्म के नाम पर नफरत पैदा हो गई है। ये देश अगर इसको नहीं संभाला गया तो ये गृह युद्ध की तरफ जा सकता है। तो राहुल गांधी की जो सोच है, उन्होंने साबरमती आश्रम से शुरुआत करी, गांधी जी के दांडी मार्च की शुरुआत हुई। सत्य अहिंसा के पुजारी थे गांधी जी, पूरी दुनिया मानती है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाते हैं उनके जन्म दिवस को। ये भी सोनिया गांधी जी और मनमोहन सिंह जी की देन है कि कन्विंस किया यूएन को और आज पूरी दुनिया जो है एक साथ में 2 अक्टूबर को मनाती है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। तो अहिंसा का जो मुल्क हमारा है, मैसेज देने वाला गांधी के नाम से, उस देश में नफरत की कहाँ जगह है, घृणा की कहाँ जगह है। राहुल जी बाबा कहते भय होता है, जहाँ डर होता है वहाँ हिंसा होती है। ये निर्णय ऐतिहासिक निर्णय है राहुल गांधी जी का। आज सुबह वो गए हैं। आज का जो कार्यक्रम ये है, राहुल जी श्री पेरुंबदूर में अपने स्वर्गीय पिताजी के जहां उनकी शहादत हुई, वहां नतमस्तक होकर आज यहां पर पहुंच जाएंगे और सबसे वहां पहले जाएंगे जो यहाँ के तमिल के बहुत ही जाने माने इष्ट देव हैं तिरुवल्लुवर जी, उनके मंदिर में जाएंगे। उसके बाद विवेकानंद मेमोरियल पे जाएंगे, वहां से कामराज मंडपम में आएंगे और उसके बाद गांधी मंडपम में जाएंगे। गांधी मंडपम से वे रैली में आएंगे। गांधी मंडपम में जहां हमारे सीनियर पॉलिटिकल लीडर्स कांग्रेस के वो रहेंगे और सिविल सोसाइटी के सीनियर लीडर रहेंगे। तमिलनाडु के माननीय मुख्यमंत्री स्टालिन साहब रहेंगे, माननीय अशोक गहलोत जी रहेंगे, हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी रहेंगे और वहां जो हमारे भारत यात्री हैं वो भी वहां पर मौजूद रहेंगे। वहां एक भजन का कार्यक्रम रखा गया है और उसके पश्चात गांधी मंडपम के सामने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जी, राजस्थान के मुख्यमंत्री जी और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी खादी में के माध्यम से तैयार हुआ तिरंगा, खादी का तिरंगा, वो भारतीय जनता पार्टी ने आज कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर तंज करते हुए कहा कि भारत जोड़ो यात्रा से पहले राहुल गांधी खुद को और अपनी पार्टी से बाहर जाने वाले लीडरों को तो कांग्रेस से जोड़कर दिखाएं। बीजेपी के सीनियर लीडर रविशंकर प्रसाद ने आज अपनी रिहायशगाह पर साथियों से बात करते हुए कहा कि जो लोग खुद को अपनी पार्टी से भी नहीं जोड़ सके वो भारत को जोड़ने की यात्रा पर निकले हैं।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस में एक दरबारी राग होता है, राहुल गांधी को सदर बनाए तो उन्हें सदर बनाओ। राहुल गांधी कहते हैं कि मैं नहीं बनूंगा, दरमियान में वो गैर मुल्की दौरे पर चले जाते हैं। आप सब जानते हैं कि वो पार्टी से कितना वाबस्ता है। कांग्रेस के अपने पुराने वक्फ लीडर कांग्रेस छोड़ रहे हैं और राहुल गांधी मुल्क को जोड़ने चले हैं। हिंदुस्तान की एक संस्कृति रही है कि सेना की शहादत, सेना के शौर्य और सेना के बलिदान पर कभी सवाल नहीं करते, और आपने उसका सबूत मांगा। ये आपने देश की सामरिक सुरक्षा और सेना के त्याग को भी तोड़ने की कोशिश की, और आप देश को जोड़ने की बात करते हैं। राहुल गांधी, याद करिए, कोविड के समय में जब पूरे देश को हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक करने की बात कर रहे थे, तो आपने क्या कहा था? लॉकडाउन से क्या होगा, थाली पीटने से क्या होगा, मोमबत्ती जलाने से क्या होगा, ये आपने कहा था ना। ये सब आपके स्टेटमेंट तो पब्लिक रिकॉर्ड पर है ना। तो उस समय तो आप देश की एकता को कितना मजबूत कर रहे थे, ये आपको समझना पड़ेगा। इसलिए आज आपसे पार्टी की ओर से सवाल पूछे जा रहे हैं कि देश की एकता को कमजोर करने का आपका रिकॉर्ड कैसा है, और आप चले हैं देश को जोड़ने के लिए। तो ये जो नाटक है, ये जो छलावा है, ये जो दिखावा है, इसको देश के आगे बताना जरूरी है। मोटी बात यह है मित्रों कि ये परिवार को बचाने की यात्रा है। ये परिवार का पार्टी पर नियंत्रण बना रहे, उसके लिए यात्रा है। और इनके साथ कौन लोग खड़े हैं? जो भ्रष्टाचार से दुखित हैं, भ्रष्टाचार की कार्रवाई में आरोपित हैं, और जिनकी स्वयं की राजनीतिक दुकान खतरे में है। तो अपनी राजनीतिक दुकान को बचाने के लिए वो इस यात्रा के साथ खड़े हो रहे हैं, जबकि भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप के कारण उनकी पूरी राजनीतिक विरासत और शख्सियत कमजोर हो गई है। चाहे वो कलकत्ता हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे राहुल गांधी नेशनल हेराल्ड केस में बेल पर हो, ये सारी बातें देश के सामने हैं। इसीलिए आज ये बहुत जरूरी समझा गया कि उनकी देश को जोड़ने वाली यात्रा कितनी खोखली है, ये बताना जरूरी है। कर्नाटक हाईकोर्ट के जरिए तालीमी इदारों में हिजाब पर पाबंदी के खिलाफ दाखिल अर्जी पर आज सुप्रीम कोर्ट में जोरदार बहस हुई। स्कूल यूनिफॉर्म के साथ मुस्लिम तालिबात के जरिए हिजाब के इस्तेमाल को लेकर कई तरह के सवालात उठाए गए और उस पर दलीलें भी पेश की गई। जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धोलिया की दो रुकनी बेंच ने समाअत के दौरान हिजाब पर पाबंदी के खिलाफ अर्जी दाखिल करने वाले फरीक के वकील से कुछ तल्ख सवाल भी किए और फिर इस मामले में आइंदा समाअत 8 सितंबर को 11:30 बजे करने का ऐलान किया। आज हुई समाअत के दौरान अर्जी दहंदगान की तरफ से अपनी दलील रखने वाले वकील देवदत्त कामत ने हिजाब को इजहार राय की आज़ादी का हिस्सा करार दिया। इस पर बेंच में शामिल जस्टिस गुप्ता ने कहा कि अभी आप राइट टू ड्रेस की बात कर रहे हैं तो बाद में आप राइट टू अनड्रेस की भी बात करेंगे। यह बहुत पेचीदा सवाल है। फिर वो सवाल पूछते हैं कि अगर कोई शलवार कमीज पहनना चाहता है या लड़के धोती पहनना चाहते हैं तो क्या इसकी भी इजाजत दे दी जाए। इस पर देवदत्त कामत ने कहा कि हम यहाँ यूनिफॉर्म को चैलेंज नहीं कर रहे हैं और ना ही ये कह रहे हैं कि कोई यूनिफॉर्म की जगह जीन्स या कोई दूसरा लिबास पहने। मेरा सवाल यह है कि अगर कोई तालिबा स्कूल यूनिफॉर्म पहनती है तो क्या हुकूमत उन्हें अपने सर पर स्कार्फ बांधने से रोक सकती है। यहाँ ऐसे हिजाब या जलबाब की बात नहीं हो रही है जो सर से पांव तक उन्हें ढांपता हो। बेंच के सामने अपनी बात रखते हुए देवदत्त कामत ने कुछ गैर ममालिक का भी तस्करा किया जहां तालिबात को स्कार्फ पहनने की इजाजत दी गई। उन्होंने कहा कि अमेरिका, बरतानिया और जनूबी अफ्रीका की मिसालें हमारे सामने हैं। बरतानिया की पार्लियामेंट के ऐवान बाला में स्कूल में लड़कियों के शलवार कमीज और स्कार्फ पहनने का मसला सामने आया था जहां उसकी इजाजत दे दी गई, लेकिन जलबाब की इजाजत नहीं दी गई क्योंकि वो सर से पांव तक ढांपता है। इस पर अदालत ने कहा कि यहाँ बहस इस बात को लेकर हो रही है कि क्या लड़कियों को मुनासिब रियायत दी जा सकती है या नहीं।
इस पर कामत ने कहा कि ये एक बड़ा कानूनी मसला है जिसके लिए उसे 5 जजों वाली आईनी बेंच को मुंतकिल करना चाहिए। आखिर में जस्टिस हेमंत गुप्ता ने कहा कि हम कल सुबह 11:30 बजे से पहले मुतफरिक मामला को खत्म कर लेंगे और फिर कल सुबह 11:30 बजे इस मामले पर यानी हिजाब मामले पर समाअत शुरू की जाएगी। इस दरमियान एक मुस्लिम स्कॉलर ने तालीमी इदारों में हिजाब पर पाबंदी की हिमायत में मुदाखलत की कोशिश की, जिस पर बेंच ने कहा कि हम सबको इजाजत देंगे। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे बनाम उद्धव ठाकरे ग्रुप के दरमियान शिवसेना के हक को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और 5 जजों की आईनी बेंच में आज 4 जुम्मे को इस पर समाअत हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो 27 सितंबर को गौर करेगा कि इंतखाबी कमीशन ये तय करने के लिए आगे बढ़े कि शिवसेना के उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के दरमियान किस ग्रुप को हकीकी शिवसेना की शक्ल में मंजूरी दी जाए और धनुष और तीर का निशान अलॉट किया जाए। वाज़ेह है कि समाअत के दौरान शिंदे ग्रुप ने अदालत से मुतालबा किया कि इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई पर लगी रोक हटाई जाने का हुक्म जारी किया जाए, जबकि ठाकरे ग्रुप इसकी मुखालिफत कर रहा है। फिलहाल इलेक्शन कमीशन को कार्रवाई नहीं करने की हिदायत जारी की गई है जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बेंच ने जारी की थी। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को एक खत लिखकर उनसे कहा कि वो अगले 5 सालों में मुल्क के तमाम सरकारी स्कूलों को शानदार बनाने के लिए एक साथ मनसूबाबंदी करें और उन पर काम करें। केजरीवाल ने अगले 5 सालों में मुल्क के तमाम सरकारी स्कूलों को मिलकर शानदार बनाने के लिए खत लिखा। उन्होंने खत में लिखा कि मुझे मीडिया से मालूम हुआ कि मरकजी हुकूमत ने पूरे मुल्क में 14,500 स्कूलों को अपग्रेड करने का मंसूबा बनाया। ये बहुत अच्छी बात है। पूरे मुल्क के सरकारी स्कूलों की हालत इंतहाई खराब है, उनको अपग्रेड करने और जदीद बनाने की अशद जरूरत है। उन्होंने लिखा कि पूरे मुल्क में रोजाना 27 करोड़ बच्चे स्कूल जाते हैं, उनमें से तकरीबन 18 करोड़ बच्चे सरकारी स्कूलों में जाते हैं। मुल्क के 80% से ज्यादा सरकारी स्कूलों की हालत किसी कबाड़ खाने से भी बदतर है। अगर हम करोड़ों बच्चों को ऐसी तालीम दे रहे हैं तो सोचिए कि हिंदुस्तान तरक्की याफ्ता मुल्क कैसे बनेगा। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल ने एक नई मुहिम का भी ऐलान किया। इस देश में हर व्यक्ति के लिए बिजली, पानी, रोजगार का, हर युवा के लिए रोजगार का इंतजाम करना पड़ेगा। भाषण देना बड़ा आसान है, मैं भी भाषण दे सकता हूं, दुनिया का नंबर 1 देश बनाएंगे, लेकिन काम करना बड़ा मुश्किल है, बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और इन सारी चीजों में सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज है, वो है शिक्षा। मुझे लगता है 1947 में हम लोगों से एक गलती हुई थी। जैसे ही देश आजाद हुआ, आजाद भारत को सबसे ज्यादा तवज्जो शिक्षा पे देनी चाहिए थी। 1947 में हमें मिशन मोड में, वॉर मोड में, हर गांव के अंदर, हर मोहल्ले के अंदर अच्छे सरकारी स्कूल, फ्री शिक्षा, शानदार शिक्षा का इंतजाम करना चाहिए। लेकिन दुख की बात यह है कि आजादी के वक्त भी नहीं किया और अब 75 साल के अंदर भी हमने शिक्षा के ऊपर उतनी तवज्जो नहीं दी। लेकिन अब और इंतजार नहीं कर सकता भारत। अब हमें वॉर मोड में पूरे देश के अंदर अच्छी और फ्री शिक्षा का इंतजाम करना है। मैंने आज ही चिट्ठी लिखी है प्रधानमंत्री जी को। प्रधानमंत्री जी ने अभी 5 सितंबर को ऐलान किया कि 14,500 स्कूलों को केंद्र सरकार पूरे देश में अपग्रेड करेगी। बहुत अच्छी बात है, हम बधाई देते हैं उनको। लेकिन देश में 10 लाख, 10.5 लाख सरकारी स्कूल हैं। अगर 14,500 स्कूलों को किया जाएगा तो 100 साल लग जाएंगे सारे सरकारी स्कूलों को ठीक करने में। अब भारत इंतजार नहीं कर सकता। 130 करोड़ लोग बेचैन हो रहे हैं। मेरा उनसे निवेदन है, मैंने आज ही चिट्ठी लिखी है प्रधानमंत्री। आम आदमी पार्टी के लीडरान को लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय सक्सेना की जानिब से भेजे गए हतक की इज्जत के नोटिस पर हंगामा जारी है। 4 जुम्मे के रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आम आदमी पार्टी के रुकने पार्लियामेंट संजय सिंह ने एलजी के कानूनी नोटिस की कॉपी फाड़कर एहतजाज दर्ज कराया। संजय सिंह ने उसी के साथ एलजी पर कई इल्जाम भी आयद किए। आम आदमी पार्टी के एमपी संजय सिंह ने एलजी विनय सक्सेना पर बदनुमानी में मुलविस होने का इल्जाम आयद किया और मामले की तहकीकात सीबीआई और ईडी से कराने का मुतालबा किया। नोटिस दीजिए, ये नोटिस भेज रहा है। बीके सक्सेना को मैं कहना चाहता हूं, भारत का संविधान मुझे सच बोलने का अधिकार देता है। देश के सर्वोच्च सदन का सदस्य होने के नाते मुझे सच बोलने का अधिकार है।
किसी चोर भ्रष्ट व्यक्ति के नोटिस भेजने से मैं रुकने और डरने वाला नहीं हूं, और ऐसी नोटिसेस को 10 बार फाड़ के मैं फेंकता हूं। ऐसी नोटिसेस को 10 बार फाड़ के मैं फेंकता हूं। तुम अगर ये सोचते हो कि तुम भ्रष्टाचार करोगे, लूट करोगे और तुम्हारे इन भ्रष्टाचारों को इन नोटिसों के नीचे दबा लोगे, ये संभव नहीं है। भारत का संविधान मुझे सच बोलने का अधिकार देता है। मैं देश के सर्वोच्च सदन का सदस्य हूं और तुम्हारे एक एक घोटाले भी के। असम के वजीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि मिस्मार किए गए तमाम मदरसे नहीं बल्कि अल-कायदा के दफातर थे। हमने 2-3 मदरसे मिस्मार किए और अब अवाम दूसरों को खुद मुनहदिम कर रही है। मुस्लिम बरादरी ये कहकर खुद मुनहदिम कर रही है कि वो ऐसा मदरसा नहीं चाहते जहां अल-कायदा का काम हो। इससे मदरसे का किरदार बदल जाता है। जामिया मिलिया इस्लामिया की जानिब से सफूरा जरगर का PhD में दाखिला मंसूख किए जाने पर तुलबा ने नाराजगी का इजहार करते हुए एहतजाज किया और कैंपस में यूनिवर्सिटी इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी की। तुलबा का इल्जाम है कि यूनिवर्सिटी इंतजामिया सफूरा के साथ इम्तियाजी सलूक कर रही है। इस दौरान तुलबा ने RSS की खबर खुदेगी जामिया की धरती पर और ABVP की खबर खुदेगी जामिया की धरती पर जैसे नारे लगाए। तुलबा का ग्रुप जामिया के शोबे समाजियात के सामने पहुंचा और नाइंसाफी और तुलबा मुखालिफ इक़दाम पर मुजाहरा किया। तुलबा का मुतालिबा है कि सफूरा जरगर का दाखिला फौरी तौर पर बहाल किया जाए और उन्हें उनकी तालीम मुकम्मल करने दी जाए। बिहार के सीवान में बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। गोली लगने से एक कांस्टेबल की मौत हो गई। वहीं फायरिंग की आवाज सुनकर घर की खिड़कियों पर पहुंचे एक शख्स को भी गोली लग गई। फायरिंग के बाद सभी मुलजिमीन भाग निकले। ये वाकया गयासपुर गांव के पास पेश आया। पुलिस की 4 मेंबर टीम रात की गश्त पर निकली थी। इसी दौरान सड़क किनारे खाट पर बैठे 3 मुश्तबा लोग पुलिस को देखकर भागने लगे। पीछा करने पर बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। बदमाशों की गोली से सिसवन पुलिस स्टेशन में तैनात कांस्टेबल वाल्मीकि यादव की मौके पर ही मौत हो गई। वो पटना जिले के मसौड़ी के रहने वाले थे। जख्मी हुए शख्स की पहचान गयासपुर गांव के रहने वाले सिराजुद्दीन खान के तौर पर की गई। उनकी हालत तशवीशनाक बनी हुई है। सिवान सदर अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। इस वाकये के बाद पूरे जिले में नाकाबंदी कर मुजरिमीन की तलाश शुरू कर दी गई है। टैक्स चोरी और सियासी फंडिंग के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए महकमा इनकम टैक्स ने आज मुल्क भर में 100 से ज्यादा मकामात पर छापे मारे। IT टीमें दिल्ली से उत्तराखंड और राजस्थान जैसी रियासतों में पहुंची। बताया गया कि दिल्ली के कई ताजिर टैक्स चोरी के मामले में इनकम टैक्स के रडार पर हैं। जयपुर में भी ताजिरों के ठिकानों पर छापे मारे गए। राजस्थान में मिड डे मील में कमाने वालों पर इनकम टैक्स के छापे मारे गए। रियासती हुकूमत में वजीर ममलिकत बराए दाखिला राजेंद्र यादव और मिड डे मील बिजनेस ग्रुप पर इनकम टैक्स का छापा पड़ा। वजीर राजेंद्र यादव की कोटपतली में गिजायत की फैक्ट्री है। अब तक IT टीमें 53 मकामात पर पहुंच चुकी हैं। इनकम टैक्स के छापों में 300 से ज्यादा पुलिस एहलकार शामिल हैं। ममता बनर्जी की हुकूमत में वजीर कानून मलय घटक के 6 ठिकानों पर 4 शुबे की सुबह CBI ने छापेमारी की। घटक पर कोयला
स्मगलिंग का इल्जाम है। जराये के मुताबिक सीबीआई की 3 टीमें सुबह 8 बजे से घटक की रिहायशगाह समेत 6 ठिकानों की तलाशी ले रही है। उनमें कलकत्ता के 5 और आसनसोल का 1 ठिकाना शामिल है। सीबीआई जराये ने मीडिया को बताया कि कई बार नोटिस भेजने के बाद भी मलय पूछताछ के लिए नहीं आए, जिस वजह से रेड की कार्रवाई की गई। आसनसोल के करीब कनुस्तोरिया और कजोरा इलाके में ईस्टर्न कोल फील्ड्स की लीज पर दी गई माइंस में कोयले का वहां पे इलीगल माइनिंग की जा रही है। सीबीआई के मुताबिक जांच में 1300 करोड़ रुपए के लेन देन का शक पैदा हुआ है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के साबिक चेयरमैन रवि नारायण को गिरफ्तार किया। ये गिरफ्तारी इलीगल फोन टैपिंग और कोलोकेशन स्कैम में की गई है। ईडी जराये के मुताबिक फोन टैपिंग मामले में एजेंसी ने उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन वो नहीं आए। एजेंसी का कहना है कि नारायण जांच में ताउन नहीं कर रहे हैं। नारायण 1993 से 2014 के दौरान एनएससी के कई ओहदों पर रहे। इसी मामले में ईडी ने पहले मुंबई पुलिस कमिश्नर संजय पांडे और को गिरफ्तार किया था। एनएससी के चीफ चित्रा रामकृष्णन से भी ईडी ने इस मामले में पूछताछ की है। वो अभी एजेंसी की कस्टडी में है। ईडी ने सीबीआई के एफआईआर की बुनियाद पर इन लोगों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर जांच शुरू की थी। बिहार के नायब वज़ीर आला तेजस्वी यादव ने आधी रात को कई सरकारी अस्पतालों का अचानक दौरा किया और बेज़ाब्तगियां पाए जाने पर नाराजगी का इजहार करते हुए कार्रवाई का हुक्म दिया। रिपोर्ट के मुताबिक पीएमसीएच यानी पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल की हालत इजार देखकर तेजस्वी ने नाराजगी का इजहार करते हुए डॉक्टरों और अमले को फटकार लगाई। ना दवाई थी, ना साफ सफाई और ना ही एहलकार मौजूद थे। तेजस्वी यादव ने इस पर कहा कि कार्रवाई की जाएगी। आपको पेशेंट्स नहीं कंट्रोल कर रहा है। कौन सा कहाँ का है? 11 बजे डॉक्टर खाना खाने का और रजिस्टर आपको हम लोग ऑर्डर देंगे कि आप सारा एक बार रिव्यू कीजिए, ठीक है ना। अगर जितने दोषी हैं उन पर कार्रवाई की तो हमको आपके कार्रवाई करना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू द लॉ। ये कुत्ता है, स्टाफ अपना कुत्ता साफ कर सकता है। हम देख रहे कुत्ता अंदर घुसा हुआ है, लेकिन हम खड़े केवल तमाशा देख रहे हैं। कोई बाहर करेगा तो कुछ करेगा उसके डेड बॉडी पर किसको रिपोर्ट करता है? कंट्रोल रूम बोला कहा है आप रिपोर्ट किए किसने रिपोर्ट? महाकाल दर्शन के लिए मंगल की शाम उज्जैन आए बॉलीवुड कपल आलिया भट्ट और रणबीर कपूर हिंदू तंजीमों की मुखालिफत के बाद बिना दर्शन किए वापस लौट गए। हालांकि उनके साथ फिल्म डायरेक्टर अयान मुखर्जी ने मंदिर के गर्भगृह में पहुंचकर दर्शन और पूजा की। अयान को हिंदू तंजीमों ने काले झंडे दिखाए। रणबीर, आलिया और अयान मुखर्जी अपनी फिल्म ब्रह्मास्त्र के लिए महाकाल के आशीर्वाद के लिए उज्जैन आए थे, लेकिन जब उन्हें मंदिर में एहतजाज और हंगामे की खबर मिली तो वो वापस लौटने लगे। इसी बीच रास्ते में उनके पास उज्जैन कलेक्टर आशीष सिन्हा का कॉल है, जो फिल्म के डायरेक्टर अयान के दोस्त भी हैं, जिसके बाद तीनों सीधा उज्जैन कलेक्टर के बंगले पहुंचे। हंगामा खत्म होने के बाद सिर्फ डायरेक्टर अयान ही मंदिर गए और दर्शन किए। वेस्ट बंगाल की एक लड़की ने सोने का रिकॉर्ड बनाया है। इस लड़की का नाम त्रिपन्ना चक्रवर्ती है और वो हुगली के श्रीरामपुर की रहने वाली है। त्रिपन्ना ने 4.5 लाख कंटेस्टेंट को हराकर अच्छी नींद का खिताब अपने नाम किया। इसके लिए उसे
6 लाख रुपए की प्राइज मनी भी दी गई। उन्हें 1-1 लाख रुपए के 6 चेक दिए गए। त्रिपर्णा ने 100 दिन 9 घंटे तक सोने का रिकॉर्ड बनाया। जीत के बाद त्रिपर्णा ने कहा कि वो रात में जागती थी और दिन में सोती थी। उसने कहा कि उसे जो प्राइज मनी दी गई उससे वो अपने पसंद और जरूरत की चीजें खरीदेगी। ये कंपटीशन ऑल इंडिया लेवल पर मुनक्किद किया गया था, जिसमें 4.5 लाख लोगों ने एप्लीकेशन डाला था। इनमें से 15 कंटेस्टेंट का सिलेक्शन किया गया। इनमें से सिर्फ 4 लोग ही फाइनल के लिए सिलेक्ट हुए। त्रिपर्णा ने इस कंपटीशन की जानकारी एक वेबसाइट के जरिए हासिल की थी। जीत के बाद त्रिपर्णा ने बताया कि इस कंपटीशन के लिए सभी 4 कंटेस्टेंट को एक मैट्रेस और एक स्लीप ट्रैकर दिया गया था। उन सभी को नींद में सोने का हुनर दिखाने को कहा गया था। जीत के बाद त्रिपर्णा ने बताया कि उसे बचपन से ही सोने का शौक है। जब भी उसे नींद आती तो वो बेझिझक अंगड़ाइयां लेने लगती है और सो जाती है। नाज़रीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। आप देखते रहिए INN चैनल।